गरीबों के साथ पूरी हकमारी हो रही है। गरीब लोगों का जो डेवलपमेंट का पैसा आता है उसका हकमारी किया जा रहा है। मैं बताऊं आपको, राशन ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है। राशन वितरण प्रणाली के तहत एक आदमी को प्रधानमंत्री के। नमस्कार, मैं हूं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में एक बार फिर से नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पहले चरण का चुनाव 18 को और दूसरे को 28 चरण के चुनाव जो है वो 28 को होनी है। हम लगातार बिहार के उन तमाम जगहों से उन तमाम प्रत्याशियों की मुद्दों को रख रहे हैं। उसी कड़ी में हम वार्ड 10 में हैं पटना के, और हमारे साथ मौजूद हैं जो वार्ड पार्षद प्रत्याशी सोनी कुमारी हैं, उनके प्रतिनिधि हैं बैद्यनाथ यादव जी। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या मुद्दा है और किन मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है बैद्यनाथ जी। सबसे तो पहले तमाम दर्शकों को मेरा अभिवादन और आपको भी विशाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दा है, चूँकि आप चुनाव में जब आए हैं तो जनता के बीच में क्या मुद्दा है और किन मुद्दा को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, जिस वार्ड से मैं आज चुनाव लड़ रहा हूँ उस वार्ड का प्रतिनिधि मैं 2002 से 2007 तक किया हूँ, ठीक है ना। और छात्र जीवन से ही मैं समाज सेवा में हूँ, स्टूडेंट लाइफ से ही। अभी वर्तमान में मैं वार्ड नंबर 10 से जो हमारी बहू है सोनी कुमारी चुनाव लड़ रही है। जब मैं वार्ड का भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा कि वार्ड में जल जमाव हमारा प्रमुख समस्या है। जैसे हमारा पुलिस कॉलोनी का इलाका, पहाड़पुर का इलाका, मैं कल भ्रमण कर रहा था तो लोगों ने हमको वीडियो दिखाया। मतलब 50 ऐसे पहाड़पुर में घर हैं, खास करके वो गरीब तबका का, जिसके घर में बरसात अगर पानी हो जाता है तो घर का सामान उठा के ऊपर छत पर रखना पड़ता है और छत पर ही लोग बहुत दिनों तक खाना बनाते हैं और खाते हैं। नारकीय जीवन हो जाता है। तो सर्वप्रथम मैं चाहूँगा कि ये जो हमारा प्रमुख समस्या पहाड़पुर पुलिस कॉलोनी का है, जल जमाव का, उसको मैं दूर करूं। पुलिस कॉलोनी में भी बहुत सारे सड़कों पर इतने गड्ढे हैं, सड़क का निर्माण तरीके से नहीं हुआ, गड्ढे हैं जहां की पूरे बरसात के दिनों में जल का जमाव हो जाता है, जिससे आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लोग त्राहिमाम करते हैं बरसात के दिनों में। तो मेरा पहला प्रयास होगा कि हम उसको, जल जमाव को अपने तरीके से इसको दूर करें। ये जो अभी जल जमाव की समस्या पर हम बात कर रहे थे, क्या लगता है कि ये समस्या क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 2002 से 7 तक आप रहे हैं, उसके बाद का लंबा समय जो 15 साल का जो गैप था, मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो क्यों ऐसा बना? मैं बता रहा हूँ, जिस समय मैं जनप्रतिनिधि था 2002 से 2007 तक, तो डेवलपमेंट के नाम पर मात्र 5 साल में 5 लाख रुपया मेरे को प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो 5 लाख रुपया से डेवलपमेंट का काम इलाका था उस समय हमारा, पुलिस कॉलोनी से लेके आपको ये एयरपोर्ट तक, इतना बड़ा इलाका था। आज इलाका वो सिमट गया 2007 में, मात्र 5-6 गांव ही हैं। और अभी वर्तमान में काउंसलर को वार्ड के विकास के लिए नगर विकास विभाग द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपया आवंटित डेवलपमेंट के लिए होता है, लेकिन ये सरकार, मतलब विकास के पैसों का बंदरबाट होता है। विकास के पैसों का बंदरबाट होने के कारण ये जो भी हमारा समस्या है, ये हम अपने वार्ड का केवल नहीं बता रहे हैं, ये पूरे वार्ड, पूरे पटना नगर निगम हो या नगर परिषद हो, सब जगह का यही हाल है। अगर ईमानदारी के साथ विकास के पैसों को खर्च किया जाए तो कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन जनप्रतिनिधि के साथ साथ सरकारी जो बाबू लोग हैं, उन लोगों द्वारा भी पैसों का बंदरबाट किया जाता है, जिसके कारण सरकारी योजना का काम पूरा नहीं हो पाता है। और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? समस्या बहुत है विशाल जी। समस्या अगर गिनाएंगे ना तो समस्या ही समस्या है। हमको तो ये लग रहा है कि हमारे बाद जो 15 साल आदमी रहा, हम उसके गांव में घूम रहे थे पहाड़पुर में,
अब पहाड़पुर इतना गरीब इलाका है कि 99% लोग मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर मजदूरी नहीं करें तो उनका भोजन का आफत हो जाएगा। और उस इलाके में कहीं भी चलने लायक सड़क नहीं है, पानी पीने का बढ़िया व्यवस्था नहीं है, जल निकासी का बढ़िया व्यवस्था नहीं है, शौचालय का कहीं व्यवस्था नहीं है। लोग रेलवे लाइन के किनारे जाके, गरीब लोग जिसके घर में शौचालय नहीं है, रेलवे लाइन बगल में है, रेलवे लाइन के किनारे जाके शौच करता है। आज भी स्थिति ये है। गरीबों के साथ पूरी हकमारी हो रही है। गरीब लोगों का जो डेवलपमेंट का पैसा आता है उसका हकमारी किया जा रहा है। मैं बताऊं आपको, राशन ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है। राशन वितरण प्रणाली के तहत एक आदमी को प्रधानमंत्री के द्वारा जो अभी योजना चल रहा है 25 किलो अनाज का, उसके पहले से भी चल रहा है, 1 यूनिट पर 5 केजी, लेकिन मिलता कितना है? 4 केजी। 1 केजी कहाँ जाता है? तो राशन दुकानदार से जब मैंने बात किया तो वो बताता है कि भैया ये तो वहाँ बंट जाता है, गोदाम से उठाते हैं तो वहाँ काट लेता है, तो ये कर लेता है, तो हमको काउंसलर साहब को पैसा देना पड़ता है, हर महीने काउंसलर साहब पैसा लेते हैं। तो जब यह व्यवस्था कायम रहेगा तो गरीब तो बेचारा भूखे मरेगा ना। मैं बताऊं आपको, मेरे वार्ड में 10 ठो ठेला है किरासन तेल का। प्रत्येक महीने 10 ठेला, यानी कि 2000 लीटर 2000 लीटर प्रत्येक महीना में गरीबों को 2-2 लीटर देना है। आज भी पूरे आबादी का कम से कम 20-25% भाग मेरे वार्ड का ऐसा है जहां कि गैस सिलेंडर लोगों को खरीदने के पास पैसा नहीं है। लोग वही किरासन तेल पर, लकड़ी पर, तो लकड़ी जलाने के लिए भी किरासन तेल चाहिए। लेकिन 10 ड्राम ठेला में 1 ड्राम भी कहीं भी किरासन तेल नहीं बंटता है। मैंने टोटल का कैलकुलेट किया तो 15 साल में लगभग अभी तक 1 करोड़ का तेल बिक गया, बंट गया, बंटा नहीं, बिक गया। मतलब जनता तक नहीं पहुंचा लेकिन कागजों में वो बिक गया। जी 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 जी। तो जब मैंने इसका घूमने के क्रम में लोगों से पूछा कि भाई किरासन तेल बंटता है, बोला कि भैया जब आप थे ना 2002 से 7 तक, उस समय के बाद आज तक 1 लीटर भी हमको नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति है, तो गरीब बेचारा क्या करेगा। चूँकि जैसे अभी सुरक्षा की दृष्टि से हम बात करते हैं, अब तमाम, चूँकि पटना नगर निगम है, इतना बड़ा क्षेत्र है, आए दिन चोरी की घटनाएं आती है, महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटनाएं आती है, चैन स्नैचिंग, मोबाइल, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी आप अपने वार्ड में क्या ऐसी चीज़ें? नहीं, ये भी हमारे ध्यान में है कि ये आप प्रमुख मुद्दा उठाए, और ये खास करके सब जगह है। आजकल स्मैकियर वगैरह का इतना बढ़ गया है कि अगर सीसीटीवी कैमरा लग जाए चौक चौराहे पर, जहाँ तहाँ प्रमुख स्थान जो है, सीसीटीवी कैमरा लग जाए तो ये घटनाओं को हम रोक सकते हैं। क्योंकि अगर कोई इस तरह का काम करता है तो सीसीटीवी में कैद हो जाएगा। लगा हुआ है, जैसे मेन सड़क पे जहाँ तहाँ सरकार ने लगवाया है, लेकिन मोहल्ला का जो सड़क है, मोहल्ला का जो चौक चौराहा है, वहाँ नहीं लगा है। जबकि सबसे ज़्यादा घटना वही होती है। हाँ, सबसे ज़्यादा घटना अंदर होती है। तो मेरा ये प्रयास होगा कि मैं अपने स्तर से, जो भी हमारा वार्ड का इलाका है, सारे मोहल्ले के चौक चौराहों पर सीसीटीवी कैमरा लगवाऊं, ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। एक और अहम मुद्दा, जब हम लोग घूमते हैं क्षेत्रों में, शहरों में, छोटे छोटे मोहल्लों में, एक समस्या सबसे विकराल है कि शौचालय जो मेन मार्केट में भी नहीं है, गलियों में नहीं है, किसी भी मोहल्ले में शौचालय अभी तक वार्ड पार्षद के द्वारा नहीं बनाया गया, जिसके वजह से सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं को होती है, बुज़ुर्गों को होती है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अगर आपको लग जाता है तो फिर आपको वापस घर ही जाना होगा। तो इस पर क्या सोचते हैं? हाँ विशाल जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और मेरे दिमाग में भी था कि खास करके इससे हमारी जो माँ बहनें हैं ना, उनको बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। क्योंकि घर का अधिकतर काम, घर की जिम्मेवारी महिलाओं की होती है, और वो अनाज से लेके, सब्जी से लेके, दूध से लेके, सारा चीज़ लाने के लिए वही जाती है। तो जब हम वार्ड भ्रमण कर रहे थे तो महिलाओं ने इस बात को रखा भी, और मेरे दिमाग में पहले से भी था कि अगर हम
वार्ड का प्रतिनिधि बनते हैं तो जहाँ जहाँ प्रमुख स्थान है वहाँ पर कम से कम एक एक शौचालय का तो निर्माण हम कर दें ताकि माताओं बहनों को इससे परेशानी ना हो और जहाँ भी जाएं अपने को कहीं भी इस तरह का उनको दिक्कत नहीं हो। एक और बात है, जैसे मोहल्ले में बाज़ार का ना होना या फिर जहाँ पर मार्केट है या पर अनीसाबाद में भी देखेंगे कि रोड किनारे जो ठेला लगाने वाले हैं, खुमचा वाले हैं, वो अपना अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। प्रशासन की डंडा भी लगातार बरसती है और उनकी रोजी रोटी पर भी प्रभाव होता है। दूसरा एक और है कि जो खुले में गाय घूम रही हैं जिसके वजह से एक्सीडेंट भी होता है, तो इसके लिए आप अपने वार्ड में ऐसी क्या व्यवस्था देने वाले हैं जिससे लोगों को इससे लाभ होगा? मार्केट को तो एक जगह संगठित करना होगा। जैसे सुना है हमने एमपी वगैरह में ऐसा हो रहा है कि आज मान लिया इस मोहल्ले में मार्केट लग गया, कल उस मोहल्ले में लग गया, तो हम उसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करके अगर वो तरीका ठीक लगेगा तो उस तरीका को हम अपने वार्ड में भी अपनाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा पर क्या जोर देंगे? चूँकि अभी हालांकि पटना में तो बहुत सारे स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल भी हैं सरकार द्वारा संचालित, लेकिन मोहल्लों में आंगनबाड़ी केंद्र है। इन पर शिक्षा का जो बेसिक शिक्षा का जो दायित्व है उसको कैसे आप सुदृढ़ बनाएंगे और क्या उपाय है इसका? शिक्षा का विशाल जी ऐसा है ना कि शिक्षा के लिए तो प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी स्कूल भी है और सरकार ने बड़े पैमाने पर, खास करके भारत सरकार ने बड़े पैमाने पर गरीब गुरबा के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र खोल रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो समुचित तरीके से नहीं चल रहा है। तो मैं एक एक मेरे वार्ड में जो भी आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा है मैं अपने तरीके से उसका निरीक्षण करूंगा, उसका सर्वेक्षण करूंगा और जहां भी कोई गलती होगी मैं उसको अपने तरीके से ठीक कराऊंगा और उसको मजबूत तरीके से और बढ़िया तरीके से, ताकि गरीबों के बाल बच्चों को, क्योंकि वहाँ गरीब के बाल बच्चे जाते हैं, तो उनको कोई परेशानी ना हो, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें, जो सरकार के द्वारा लाभ उनको मिलता है, भोजन वस्त्र जो भी, वो समुचित तरीके से उनको मिले, मेरा ये प्रयास होगा। ये जो तमाम आप मुद्दा बता रहे हैं, ये आप जो और प्रत्याशी हैं आपके वार्ड में वो भी इस तरह के मुद्दा को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, तो जनता आप पे क्यों भरोसा करेगी? जनता, जिस वार्ड से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस वार्ड की जनता ने मेरे को ही प्रथम चुना था और आज भी मैं लगातार जनता के संपर्क में रहता हूं, तो आज जनता ने ही मुझे, मैं थोड़ा ये हट गया था, लेकिन जनता ने ही मुझे कहा कि नहीं, जब तक आप नहीं आइएगा तब तक क्षेत्र का समुचित विकास नहीं होगा और हम लोग पूरी तरह से तबाह हैं, भयाक्रांत हैं कि अब हम लोग का क्या होगा। तो जनता ही हमको बुलाकर ले गई कि नहीं, आप आइएगा तो हम लोग का समुचित विकास का काम, शिक्षा का काम, शौचालय का काम, राशन का काम समुचित तरीके से पहले होता था, आप आइए, आप रहिएगा तभी होगा। इसलिए जनता ने मुझ पर भरोसा किया है। मैं दूसरे उम्मीदवार की तो बात नहीं करूंगा क्योंकि जितने डिटेल थे मैंने आपको बताए कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। यहाँ लोग, ये जो जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि लोग है, इसको व्यापार बना लिया, रोजगार बना लिया, इसको अपने आय का साधन बना लिया। मेरे को वो नहीं करना है। जनता का पैसा, जनता की गाड़ी, पैसा कहाँ से आता सरकार के पास? हम जो टैक्स देते हैं, एक ठेला वाला भी टैक्स देता है, हम सब्जी खरीदते हैं उस पर भी टैक्स लगता है, हम पानी पीते हैं उसका भी टैक्स लगता है, तो सरकार के पास तो पैसा वही रहता है ना। और वो पैसा तो जनता के गाढ़ी कमाई का, खून पसीने के कमाई का पैसा टैक्स के रूप में जाता है और उस टैक्स से सरकार डेवलपमेंट का काम करती है। तो वो पैसा अगर जो खाता है वो मेरे लिए हराम है। मैं पूरी ईमानदारी के साथ जितना रुपया आएगा सरकार के द्वारा, मेरा तो, हम पहले से भी हैं और आज भी बता रहे हैं कि मैं अपने तरीके से भी दूसरे जगह से भी फंड लाके वार्ड का जितना भला होगा मैं पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा। आखिर में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता के पास तो मौका है ना, जनता के पास मौका है कि वो किसको चुनना चाहती है, बेईमान को चुनना चाहती है कि ईमानदार को चुनना चाहती है। तो जनता के पास खुला ऑप्शन है, जनता ही मालिक है और जनता ही चुनती है। तो जनता से मैं निवेदन करता हूं कि आपके पास पूरा ऑप्शन है। आपको मैं ये नहीं कहूंगा कि हमको वोट दीजिए, मैं बहुत बोल रहा हूं, बहुत ईमानदार हूं। आपके पास पूरा ऑप्शन है। मैंने अपनी बात कह दी
अब मौका आपके पास है, आप अपना निर्णय 28 तारीख को जो आने वाला मतदान है, आप अपना निर्णय सुनाइए। मेरा प्रत्याशी का नाम सोनी कुमारी और चुनाव चिन्ह है मेरा हवाई जहाज, जो ईवीएम के 4 नंबर पर चुनाव चिन्ह है हवाई जहाज, प्रत्याशी सोनी कुमारी, ईवीएम 4 नंबर पे। तो हमारे साथ थे बैद्यनाथ जी, जो कि सोनी कुमारी के प्रतिनिधि हैं वार्ड 10 से, और इन्होंने अपना मुद्दा जनता के बीच में रखा। बाकी आप जनता को डिसाइड करना है कि वो किन्हें चुन कर के पार्षद बनाती है और किनको विकास के लिए उपयुक्त समझती है। तो ऐसे तमाम खबरों